हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। आज से हम लोग आरसीसी की स्टडी करेंगे। आज से नई क्लास की शुरुआत होगी। इसमें आरसीसी में हमें यह समझना है कि बेसिक लेवल से शुरू करना है और धीरे धीरे हम लोग लेवल ऊंचा करते जाएंगे, फिर हम लोग टफ लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं आरसीसी के डेफिनेशन और उसका जो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो मेनली आरसीसी से पहले हमें पढ़ना चाहिए कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट हमें पता है कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं बिल्डिंग मटेरियल। तो उसको आप पढ़ते हैं कंक्रीट होती क्या है। तो कंक्रीट में क्या क्या ऐड होता है पता होना चाहिए। कंक्रीट में मेनली होता है सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट। प्लस वाटर। हमने एग्रीगेट को कोर्स एग्रीगेट क्यों लिखा है, उसका रीजन ये है कि जो सैंड है वो भी एक टाइप का एग्रीगेट है और एग्रीगेट तो कोर्स एग्रीगेट है ही। कोर्स एग्रीगेट मतलब मोटा मिला हुआ, और इसमें हम चाहें तो एडमिक्सचर भी मिला सकते हैं। एडमिक्सचर जिसको हिंदी में अधिमिश्रण बोलते हैं। अधिमिश्रण इसका काम क्या होता है, हम स्पेशल पर्पस के लिए कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजिंग लाना चाहते हैं या फिर नॉर्मल वाटर कंटेंट में उसकी वर्केबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें अधिमिश्रण मिलाया जाता है, मिश्रक मिलाए जाते हैं। और ये सब हमने आरसीसी में आरसीसी नहीं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अधिमिश्रक क्या होते हैं, सीमेंट, सैंड, बाइंडिंग मटेरियल, ये सब क्या होते हैं। तो फिर भी एक बार हम लोग शुरू से चलते हैं। सीमेंट जो है एक बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर यूज होता है। बाइंडिंग मटेरियल, और इसके जगह पे पहले लाइम भी यूज होता था, बट आरसीसी में नहीं होता है। बाइंडिंग मटेरियल के रूप में लाइम यूज किया जाता था, लेकिन आरसीसी में सीमेंट ही यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो सैंड और कोर्स एग्रीगेट हैं, ये एक उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, एक पूरी बॉडी, सॉलिड बॉडी प्रोवाइड करने के लिए मिलाया जाता है। और एडमिक्सचर जो है उनके वर्केबिलिटी में एनहेंसमेंट लाने के लिए मिलाया जाता है। हमें ये पता होना चाहिए कि कंक्रीट जो है कितने टाइप के होते हैं। कंक्रीट मेनली 3 टाइप के होते हैं, पीसीसी, आरसीसी और पीएससी। मैं तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। पीसीसी, आरसीसी और पीएससी। पीसीसी मीन्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट। प्लेन का मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी रीइंफोर्सिंग मटेरियल नहीं यूज होता है, सिर्फ यही सारे मटेरियल्स होते हैं जो हमने यहाँ लिख रखा है, वही सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, और वाटर। इतना ही होता है, उसे हम बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इनका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल हम फाउंडेशन में कर लेते हैं, और जो मशीन्स होती हैं उनके नीचे जो पेडेस्टल होता है, पेडेस्टल में कर लेते हैं। आरसीसी का इस्तेमाल तो हर जगह होता है। आरसीसी के मीन्स होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रीइंफोर्स क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें हम एक अलग से मटेरियल डालते हैं जिसको बोलते हैं रीइंफोर्सिंग मटेरियल, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रबलन। रीइंफोर्समेंट को हिंदी में प्रबलन बोलते हैं, और जो रीइंफोर्सिंग मटेरियल है उसको हम प्रबलक बोल सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग यूज़ क्यों करते हैं प्रॉब्लम, क्योंकि हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट में एनहेंस कराना होता है, बढ़ाना होता है, क्योंकि कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है, लगभग लगभग कितना, 1/5, 1/7 से 1/15 ही होती है। ये बहुत ही कम है। और रीइंफोर्समेंट में हम लोग कई तरह के रीइंफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बैम्बू हो गया, स्टील हो गया और फाइबर्स हो गए। ये रीइंफोर्सिंग मटेरियल्स लिखा हुआ है, इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ कर लेते हैं। बैम्बू, बैम्बू का मतलब बांस, फाइबर्स, और हम लोग स्टील भी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर मोस्टली हम लोग स्टील ही यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि स्टील की कॉम्पैटिबिलिटी है वो कंक्रीट के साथ बहुत अच्छी मानी जाती है। क्यों,
क्योंकि जो कंक्रीट है उसकी थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा जो है वो किसके बराबर होती है, लगभग स्टील के अल्फा के बराबर होती है। इस वजह से स्टील हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक दूसरा रीज़न ये भी है कि उसका स्ट्रेंथ जो है ना, स्टील की स्ट्रेंथ जो है वेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब कम वेट में भी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। इसको बोलते हैं हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। ठीक है, और हमारे पास एक ये भी क्वेश्चन आता है कि हम लोग आरसीसी क्यों यूज़ करते हैं। हम पीसीसी भी यूज़ कर सकते थे, हम पीएससी भी यूज़ कर सकते थे, फिर भी आरसीसी ही क्यों। तो उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए एक कोई बीम है, मान लीजिए कोई ये बीम है और ये सपोर्ट लगे हुए हैं इसका, ये इसके सपोर्ट लगे हुए हैं। ये बीम है, इसमें मान लीजिए हमने अगर लोडिंग दे दी है, ये यूडियल लोडिंग दे दी है, तो इस लोडिंग की वजह से, या फिर पॉइंट लोड भी हम दे सकते हैं, इस लोडिंग की वजह से क्या होगा, ये बीम जो है थोड़ी सी डिफ्लेक्ट करेगी, थोड़ी सी बेंडिंग होगी इसमें। तो बेंडिंग होने के बाद ये ऐसी बन जाएगी, पहले जैसी नहीं रहेगी, ये ऐसी हो जाएगी। जब ऐसे बेंडिंग होगी तो बेंड होने के बाद होगा क्या, जो ऊपर वाला पोर्शन है, बेंड होने के बाद जो ऐसा वाला पोर्शन है, हम आपको दिखाते हैं। बेंड होने के बाद कंक्रीट ऐसी हो रही है, तो ऐसी होने का मतलब ये है कि जो ऊपर का पोर्शन है ये हॉगिंग पोर्शन है, और नीचे जो है ये सैगिंग पोर्शन है। तो जहाँ सैगिंग पोर्शन होता है या फिर जहाँ कॉन्वेक्स सरफेस होता है नीचे का पोर्शन, वहाँ पे टेंशन जनरेट होता है, जहाँ पे कॉनकेव सरफेस होता है या फिर अवतल सरफेस, वहाँ पे कंप्रेशन जनरेट होता है। तो ऊपर वाले पोर्शन में तो ठीक है, कंक्रीट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंक्रीट की पहले से ही पता है कि उसकी स्ट्रेंथ कंप्रेशन में ज़्यादा होती है, तो कंप्रेशन तो मैनेज कर लेगी। लेकिन नीचे के पोर्शन में ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हुई हैं, ये कंक्रीट झेल नहीं पाएगी और क्रैकिंग आने लगेगी, फिर धीरे धीरे वो क्रैकिंग बढ़ के स्ट्रक्चर फेल होने के कगार पे आ जाएगा। तो इसलिए इसी क्रैकिंग को बचाने के लिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये क्रैकिंग नीचे से जनरेट होने लगते हैं। इसी क्रैकिंग को बचाने के लिए हम लोग रीइंफोर्समेंट के तौर पे अलग मटेरियल यूज़ करते हैं। तो अलग मटेरियल में सबसे ज़्यादा हमने भी बताया था कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टील। तो स्टील हम लोग किस पोर्शन में लगाएंगे, हम लोग स्टील ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि बॉटम पे लगाएं। क्यों, क्योंकि बॉटम पे ही टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, टॉप पे जनरेट नहीं हो रही है, इसलिए हम बॉटम पे लगाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम आरसीसी यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेंशन में कंक्रीट को बचाने के लिए। ठीक है, वाई स्टील एज अ रीइंफोर्सिंग मटेरियल, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ, क्योंकि हमें ये पता है कि अल्फ़ा एस जो होता है, अल्फ़ा एस मतलब थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार गुणांक। कितना होता है, 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जितनी पर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज पे इसका कोफिशिएंट 12 इंटू 10⁻⁻6 का होता है। इसको बोलते हैं अल्फा इक्वल टू थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, ये लगभग बराबर होता है कंक्रीट के थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट के। इसलिए जब मान लीजिए दो मटेरियल हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनमें अगर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट बराबर होगा, तो अगर हीट बढ़ी या फिर हीट कम हुई, मान लीजिए हीट बढ़ा, तो वो फैलने की कोशिश करेंगे, तो फैलेंगे तो जिस रेशियो में कंक्रीट फैलेगी उसी रेशियो में स्टील फैलेगी। तो होगा क्या, जो रीइंफोर्सिंग मटेरियल है और जो कंक्रीट मटेरियल है वो आपस में स्लिप नहीं करेंगे, और उनकी जो पहले बॉन्ड थी वही बॉन्ड बरकरार रहेगी। इसलिए
बहुत ज़्यादा कंपेटिबिलिटी बनती है इन दोनों को एक साथ यूज़ करने में, इसलिए हम स्टील ही यूज़ करते हैं। और ये भी बताया था कि इसकी स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट के ग्रेड्स कौन कौन से होते हैं, मेनली क्लासिफाई किया गया है इनको। लीन कंक्रीट दूसरा लीन ग्रेड मान लेते हैं, ये लीन ग्रेड है। दूसरा ग्रेड जो है वो है नॉर्मल ग्रेड, तीसरा है स्टैंडर्ड ग्रेड, चौथा है हाई स्ट्रेंथ ग्रेड। तो लीन ग्रेड कौन से होते हैं, लीन सीमेंट कंक्रीट कौन सी होती है, तो लीन में होता है M5 M7.5, ये लीन कंक्रीट होते हैं। और M10 से M10 M15 और M20 ये जो होते हैं ये नॉर्मल ग्रेड होते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड ग्रेड जो होता है M25 से, ऐसे ही 5-5 करके हम इंक्रीज करते जाएंगे, M25 M30 ऐसे ही कहाँ तक M55 तक, ये स्टैंडर्ड ग्रेड होता है। और हाई स्ट्रेंथ ग्रेड जो होता है वो ग्रेटर देन M55 होता है। ग्रेटर देन M55 मीन्स M55 के ऊपर वाले जितने भी हैं वो सारे ग्रेड जो होते हैं हाई स्ट्रेंथ के ग्रेड होते हैं, ठीक है। अब ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट हमने पढ़ लिया, तो ग्रेड्स ऑफ स्टील भी हमें पढ़ना चाहिए। ग्रेड्स ऑफ स्टील में मेनली 3 ग्रेड होते हैं, ठीक है। पहला ग्रेड है इसमें Fe 250, दूसरा है Fe 415 और तीसरा है Fe 500। ये ग्रेड जो होता है, ये 3 ग्रेड होते हैं स्टील में। और ये जो हमने ये M दिखाया है, ये जो M है, ये M यहाँ M है, ये क्या चीज़ है, ये जो है मिक्स दिखाता है कि ये मिक्स है। और ये वाले जो नंबर्स हैं, ये वाले ये दिखाते हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मीन्स इनको हिंदी में बोलते हैं अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। तो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य इसको हम न्यूटन पर mm² में डिनोट करते हैं। मीन्स अगर कोई कंक्रीट M15 ग्रेड की है तो इसका मतलब ये है कि उसकी स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर mm² होगी, ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ कंपैरिजन किया गया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील वर्सेस HYSD स्टील की। माइल्ड स्टील और HYSD स्टील में जो ग्रेड जो होती है Fe250, जो Fe250 है, ये इसी ग्रेड को हम बोलते हैं माइल्ड स्टील। इस ग्रेड की जो भी स्टील होती है ये माइल्ड स्टील के कैटेगरी में आती है, ठीक है। और बाकी ये जो Fe415 है, ये और ये दोनों जो हैं HYSD हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। HYSD मीन्स हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म, ठीक है, ये ग्रेड होती हैं। तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में कंपैरिजन किया गया है। लाइक जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इस पोर्शन में माइल्ड स्टील की बात की गई है और इस पोर्शन में टॉर स्टील। ये जो टॉर स्टील है ये HYSD भी टॉर स्टील ही है, ठीक है। HYSD भी टॉर स्टील में ही आता है, उसी को बोलते हैं। तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा और एक बार रिवीजन कर लीजिए। जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो होता है माइल्ड स्टील में ऐसे बनता है, बट
जो जो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म वाले कंडीशन होती है उसमें ऐसे बनता है, थोड़ा सा ये है। यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ। इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो होगा ये लीनियरली वेरिएशन होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन होगी। वैसे ही सेम इधर है टॉर वाले में भी, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो है लिमिट, ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये मीन्स मैं लिख देता हूँ एक बार, ये है, अगर मान लेते हैं पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है, ये बी डैश, देन ये सी। तो ओ से ए तक, ओ से ए तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ए से बी तक इसको बोलते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब मीन्स ये इलास्टिक लिमिट में है, ठीक है। और यही जो पॉइंट है वो यील्ड पॉइंट है, जहाँ एफ वाई लिखा है, ये यील्ड पॉइंट है। ये जो एफ वाई है वो डिनोट कर रहा है कि उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, तो बी पॉइंट पे यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। और यहाँ से जो बी डैश से लेकर के ये सी तक का पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं, ये पोर्शन जो है स्ट्रेन हार्डनिंग का है, ये चीज़ें। इसमें ये हो गया ग्राफ। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट की कैसे मेजर करते हैं और क्या होती है, इसके बारे में हम बताते हैं आपको। अगर हम मान लीजिए 100 अगर क्यूब टेस्ट कर रहे हैं, कंक्रीट की एक टेस्ट करते हैं, कंक्रीट का टेस्ट करते हैं हम, ऐसे ऐसे हम क्यूब बनाते हैं। ये मान लीजिए ये 150 है, 150 mm है, 150 mm साइड की, 150 mm साइड का एक क्यूब बनाएंगे। और इसको ऐसे ही हम मान लीजिए 100 क्यूब बनाते हैं, तो 100 क्यूब बनाने के बाद हम इसकी 28 दिन के बाद हम टेस्ट करते हैं। जब 28 दिन के बाद जब टेस्ट करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि जिस ग्रेड के लिए हमने डिज़ाइन किया था कंक्रीट को, जिस ग्रेड के लिए हमने कंक्रीट को डिज़ाइन किया था, वो स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो हम मान लेते हैं कि पास है, नहीं आ रही है वो स्ट्रेंथ, कम आ रही है, तो हमें मान लेते हैं कि वो स्ट्रेंथ फेल हो गई। तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिसमें हम ये कहते हैं कि लगभग 95% कंक्रीट पास हो जाए उस स्ट्रेंथ में, और केवल 5% ही फेल हो, उसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। मान लीजिए कि हमने अगर M25 का कंक्रीट का टेस्ट किया M25 के लिए, तो M25 कंक्रीट में जो स्ट्रेंथ है M25 तक आना चाहिए, लेकिन अगर M25 की स्ट्रेंथ नहीं आ रही है तो फेल मान लेंगे। 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेंथ नहीं आ रही है तो फेल मान लेंगे। तो ये कितनी होनी चाहिए, 95% पास होने चाहिए, 5% ही फेल हो। तो हम ये कह सकते हैं एक लाइन में कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, या फिर इसको हिंदी में हम बोलते हैं अभिलाक्षणिक सामर्थ्य भी कहते हैं। तो अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कंक्रीट की वह सामर्थ्य होती है जो कि जब हम टेस्ट करते हैं तो केवल जो स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ है केवल 5% ही फेल हो और 95% पास हो जाना चाहिए उस क्राइटेरिया से। उस स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं अभिलाक्षणिक सामर्थ्य या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एक इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं एफ सी के से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, एफ सी के से ही डिनोट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को। फिर इसका अगला एक है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ को हम एफ एम से भी डिनोट कर सकते हैं और एफ टी एम से भी डिनोट करते हैं। चलिए एफ एम से ही डिनोट कर लेते हैं। ये होता क्या है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ होता क्या है,
टारगेट मीन स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि हम मान लीजिए कंक्रीट लैब में बना रहे हैं टेस्ट करने के लिए। लैब में जो हम बनाते हैं एकदम पूरा वही एनवायरनमेंट क्रिएट करके बनाते हैं, मतलब 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए टेम्परेचर, और सारी कंडीशंस वैसी फेवरेबल होनी चाहिए, उसमें हम बनाते हैं। क्या वैसा फील्ड में पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है फील्ड में। मीन्स कहने का है कि जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं लैब में तो वहाँ की कंडीशन अलग होती है, लेकिन जब उसी को हम फील्ड में लेकर जाते हैं तो वहाँ की कंडीशन एकदम डिफरेंट हो जाती है। तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए कोई एडवर्स कंडीशन में भी कोई साइट है, एडवर्स कंडीशन में भी अगर हम कंक्रीटिंग करें तो उसकी स्ट्रेंथ बरकरार रहे, कम न पड़े, इसलिए हम एक टारगेट लेकर चलते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा। मीन्स लैब में जितना फील्ड में चाहिए उससे ज़्यादा हम लैब में एक्स्ट्रा टारगेट देकर चलते हैं कि स्ट्रेंथ अगर इतनी हो जाए तो किसी भी जगह पे हम कंक्रीट यूज़ करें तो उसमें स्ट्रेंथ की कमी नहीं होगी। तो इसीलिए हम टारगेट मेन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं। तो टारगेट मेन स्ट्रेंथ जो होती है इसका फॉर्मूला होता है FM = FCK + 1.65 सिग्मा। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए लोग, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसमें FCK तो मैंने अभी बता दिया था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है या फिर अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होता है, और FM मीन्स टारगेट मीन स्ट्रेंथ, हम इतना स्ट्रेंथ टारगेट लेकर चलते हैं कि होना चाहिए। लेकिन सिग्मा क्या है? सिग्मा जो है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है? हम लोग पढ़े हैं हाई स्कूल में या फिर इंटर में, आप लोगों ने कहीं भी पढ़ा होगा, मानक विचलन हिंदी में बोलते हैं, वही स्टैंडर्ड डेविएशन है। मीन्स कहने का ये है कि जो मीन होता है उससे कितना डिफरेंट हो रहा है कोई चीज़। जैसे हमने मान लिया कि हम M20 का कंक्रीट बना है, M20 से वो कितना डिफरेंट हो रहा है, वो हो सकता है कि M21 हो जा रहा हो सकता है उसके स्ट्रेंथ 22 N/m² मिले, हो सकता है 18 N/m²। तो ये वेरिएशन जो है, ये बदलाव जो है, ये कैसे कैसे आ रहा है, उसी को ये डिनोट करता है सिग्मा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, वैसे फॉर्मूला आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है √F0 - FI अपॉन, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, अपॉन n। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने n नंबर ऑफ सैंपल ले रखा है, तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये लगेगा। F0 क्या है और FI क्या है? F0 का मतलब ये है कि जो हमने डिसाइड करके चला था कि ये मीन स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, ठीक है। और FI क्या है? वो अलग अलग वेरी करेगा। हमने 20 के लिए डिज़ाइन किया लेकिन पता चला कि 21 आ रहा है, हो सकता है 19 आ रहा है, 18 आ रहा है, तो वो FI है। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो सिग्मा मिल जाएगा, ठीक है। सिग्मा की कुछ वैल्यूज भी होती हैं, जैसे कि M10 से लेके M20 तक जो है सिग्मा की वैल्यू होती है 3.5, M20 से लेके M30 तक होती है 3.54 होती है, फिर M30 के ऊपर जितनी भी होती हैं उसकी होती है 5, ठीक है। आप लोग नोट करते जाइए नोटबुक में। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंट ग्रेड, अभी मैंने बता ही रखा था, मैं फिर से लिख देता हूँ। M10 से M20 के लिए F में कॉमा ही लगा के लिख देता हूँ। M10 और M20 के लिए कितना होता है? 3.5 M20 M10 से M20 सॉरी M25 से M25 से M30 तक जो होता है वो 4 होता है। और M30 के ऊपर जो होता है उसका जो
जो होता है सिग्मा 5 के आसपास होता है। ठीक है, एक नोट लिखा हुआ है, किसी भी कंक्रीट मिक्स की स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करने के लिए कम से कम 30 क्यूब की जरूरत पड़ती है। मीन्स अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हों तो कम से कम 30 क्यूब टेस्ट करेंगे, तभी हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, वरना हमारी जो रिजल्ट है वो एररसम होने लगेगी, मतलब उसमें कोई बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं आएगी। इसीलिए कम से कम 30 क्यूब टेस्ट करेंगे ताकि एक रिलायबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है? फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ किसमें, बेंडिंग में, बेंडिंग में कितनी स्ट्रेंथ है उसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ठीक है, बेंडिंग में कंक्रीट अगर बेंड होती है तो उस बेंडिंग में क्या स्ट्रेंथ होती है उसे बोलते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, क्रैकिंग स्ट्रेंथ क्या होती है? क्रैकिंग स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि वो स्ट्रेंथ जिस पे कंक्रीट क्रैक होना शुरू कर दे उसे बोलते हैं क्रैकिंग स्ट्रेंथ। क्रैकिंग स्ट्रेंथ जैसे कि बीम का इक्वेशन है M/I = सिग्मा अपान y = E/r, ये बीम का इक्वेशन होता है। तो यहाँ से हम सिग्मा निकालें, अगर सिग्मा जो होगा M/I × y, यहाँ पे जो सिग्मा है ये बेंडिंग स्ट्रेस दिखा रहा है एक्चुअली। अभी अब कंफ्यूजन हो रही होगी कि हमने ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए था, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो सिग्मा है इसको हम F मान लेते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली स्ट्रेंथ ही है, बस डिनोट करने का तरीका डिफरेंट है। ये F ही है। तो क्रैकिंग मोमेंट अगर हम FCR ले लेते हैं, FCR, तो क्रैकिंग स्ट्रेंथ क्या होगी? जिस स्ट्रेंथ पे कंक्रीट में क्रैक्स आना शुरू हो जाएं उसे हम बोलेंगे क्रैकिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, ये चीज़ है। अनक्रैक्ड सेक्शन वर्सेस क्रैक्ड सेक्शन। अब जब हम कंक्रीट की डिज़ाइन करते हैं या फिर एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में MOR बोलते हैं। और एक पहले से हमें पता होता है कि वो कितना मोमेंट झेल सकती है, या फिर मान लीजिए क्रैकिंग मोमेंट MCR। यहाँ पे जो M है ये CR ही होगा। क्रैकिंग मोमेंट इसको बोलते हैं क्रैकिंग मोमेंट। मोमेंट को हिंदी में बला ग्रुप बोलते हैं। तो क्रैकिंग मोमेंट जो है, अगर क्रैकिंग मोमेंट जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए, अगर क्रैकिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो क्रैक्ड है। ठीक है, क्रैक्ड सेक्शन माना जाए। आज समझा रही, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो हमें बोलेंगे अनक्रैक्ड है, क्योंकि रेजिस्टेंस ही उसकी मेन प्रॉपर्टी है कंक्रीट की, जो कि उसको बचा के रखती है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कंक्रीट उतनी अच्छी होगी। इसलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है MCR से, इसका मतलब ये है कि वो सेफ है और अनक्रैक्ड सेक्शन है। ठीक है, फिर एनवायरमेंटल एक्सपोजर ऑफ कंक्रीट। एनवायरमेंटल एक्सपोजर का मतलब होता है कि कंक्रीट पर एनवायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसे बोलते हैं एनवायरमेंटल एक्सपोजर ऑफ कंक्रीट। तो 5 मेनली होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। ये 5 हम लोग एक्सपोजर देखते हैं। तो इन एक्सपोजर में, ये एक्सपोजर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है एक्चुअली, ये एक्सपोजर ऐसे होगा SUR। ठीक है, एक्सपोजर। तो माइल्ड एक्सपोजर का मतलब क्या है? माइल्ड एक्सपोजर का मतलब ये है कि एनवायरनमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीन्स वातावरण जो है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर हमें कह लें कि जो कंक्रीट है वो ऐसे जगह पे है जहाँ पे मौसम बहुत सही है, अनुकूल है, और वहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा कंक्रीट पे, उसे बोलेंगे माइल्ड एक्सपोजर। और जो मॉडरेट एक्सपोजर है उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क तो पड़ेगा लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हम बोलेंगे मॉडरेट एक्सपोजर।
और सीवियर में क्या होता है, सीवियर में बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं, लेकिन हाँ फर्क पड़ता है और कंसिडरेबली उसको कंसिडर किया जाता है कि हाँ फर्क पड़ा है। देखिए कोस्टल वाटर संवर्धन, जैसे कि अगर समुद्री इलाके हैं, समुद्री इलाकों में जो कभी कभी ऐसा होता है समुद्र में जो डूबा हुआ होता है पानी में, वैसे इलाके को बोलते हैं सीवियर है। और वेरी सीवियर क्या है, कोरोसिव और एग्रेसिव साल्ट्स। कोरोसिव का मतलब ये है कि जहाँ जंग लगने वाली बात हो, क्षरण आने वाली बात हो, डिके होने वाली बात हो। जब क्षरण होने वाली बात होगी तब उसे वो उसमें हम कोरोसिव बोलते हैं। कोरोजन का मतलब ये होता है कि क्षरण होना, ठीक है, जंग लगकर क्षरण हो जाना। और एग्रेसिव साल्ट का मतलब ये है कि कुछ ऐसे साल्ट होते हैं, वाटर में हो या फिर केमिकल में हो, कहीं भी हो, कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जिनकी वजह से कंक्रीट को दिक्कत होती है, कंक्रीट में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। या फिर कंक्रीट में क्रैक्स पड़ना और उनकी स्ट्रेंथ कम होना, क्षरण हो जाना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और एक्सट्रीम में क्या होते हैं, टाइड्स, केमिकल स्टोरेज, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सट्रीम एक्सपोजर। एक्सट्रीम का मतलब ये है कि बहुत ही ख़राब कंडीशन है, उसमें कंक्रीट को बहुत ही दिक्कत होने वाली है, मीन्स कंक्रीट बहुत जल्दी ख़राब होने वाली है, वो है एक्सट्रीम कंडीशन। टाइड्स का मतलब है जैसे कि ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा भी एक बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है, इसमें स्ट्रक्चर के खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो उस केस में आता है। केमिकल एक्सपोजर तो आपको पता है, अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो फिर उसमें दिक्कत होने वाली है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर एनवायरमेंटल एक्सपोजर, मीन्स अब एनवायरमेंट में कि कैसा एनवायरमेंट है, तो कैसा स्टील बोल रहा हूँ, कैसा कंक्रीट यूज़ होना चाहिए, किस ग्रेड का कंक्रीट यूज़ होना चाहिए, इसको हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो ये हमें पता है कि 5 टाइप के होते हैं। क्या क्या होता है, माइल्ड होता है, माइल्ड, फिर उसके बाद मॉडरेट, फिर उसके बाद होता है सीवियर, फिर वेरी सीवियर, फिर एक्सट्रीम कंडीशन, ये होते हैं। तो ये किस किस कंडीशन में कौन कौन सी मिनिमम ग्रेड यूज़ होनी चाहिए ये बताता है। तो अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमने पीसीसी यूज़ किया, तो पीसीसी में कौन कौन सा ग्रेड होता है होना चाहिए, और आरसीसी हमने यूज़ किया तो आरसीसी में कौन कौन सा ग्रेड हमें यूज़ करना चाहिए, ऐसे कंडीशन अगर आए तो पीसीसी के लिए माइल्ड और मॉडरेट दोनों केस में हम M15 का यूज़ करें तो ठीक है। तो लिख लेते हैं 15 एम भी लिखना था, M15 का यूज़ करें तो ठीक है। और जो सीवियर है, सीवियर और वेरी सीवियर में हम M20 ग्रेड का इस्तेमाल करें तो चलेगा। इस केस में पीसीसी के केस में। एक्सट्रीम में हम M25 तक का यूज़ करेंगे पीसीसी। और आरसीसी में माइल्ड और मॉडरेट के लिए M20, M25, वेरी सीवियर के लिए M30, वेरी सीवियर के लिए M35 और एक्सट्रीम के लिए M40 यूज़ करेंगे। कितना यूज़ करेंगे? मिनिमम टाइम फॉर मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, जब हम कंक्रीट बना रहे होते हैं तो उसकी मिक्सिंग जो होती है, पानी मिलाना, एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सैंड एग्रीगेट जैसे मिलाते हैं जब, तो कम से कम कितने समय तक उसमें घोलना चाहिए फिर मिलाना चाहिए, उसको बोलेंगे मिक्सिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। तो मिक्सिंग टाइम ऑफ कंक्रीट में मिनिमम 2 मिनट, मिनिमम 2 मिनट हम मिक्स करेंगे तभी सही रहेगा। डोजेज ऑफ एडमिक्सर्स, एडमिक्सर हमने बताया था एडमिक्सर होते हैं, ये जो एडमिक्सर हैं, एडमिक्सर हमने सीटी में भी डिस्कस किया था, यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। एडमिक्सर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि कंक्रीट की प्रॉपर्टी में बदलाव लाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उनकी वर्केबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ में एनहांस कर सकते हैं, उनको बोलते हैं एडमिक्सर्स। ये कंक्रीट में अलग से डाले जाते हैं, स्पेशल पर्पज़ के लिए स्पेशल अलग एडमिक्सर्स यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें
शुगर है, शुगर मैक्सिमम कितना यूज़ कर सकते हैं, तो शुगर हम पर बैग ऑफ सीमेंट हम यूज़ कर सकते हैं 100 ग्राम, मीन्स एक बैग के लिए हम 100 ग्राम शुगर यूज़ कर सकते हैं। और रिटार्डर जो होता है, रिटार्डर हम कितना यूज़ कर सकते हैं, रिटार्डर हम यूज़ कर सकते हैं 0.5%, प्लास्टिसाइज़र 1%, सुपर प्लास्टिसाइज़र 2%, ये मैक्सिमम डोजेज हैं, इतना हम ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही इनफ है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे। और आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, जो भी कन्फ्यूज़न है आप लोग कमेंट करके पूछिए, उसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, जय हिंद।